अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। तो खैर से आप लोग होपिए ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसराइल के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए गाजा फलस्तीन के ऊपर कई सारे लोग एक ही सवाल उठा रहे हैं कि अरब मुल्क इतने खामोश क्यों हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनके लीडर्स इतने खामोश क्यों हैं आखिर। कई बार ऐसा बताया जाता है कि शायद वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, कई बार बताया जा रहा है कि शायद ये एक डिप्लोमेटिक इनका एक सोल्यूशन है इस तरह से खामोश रहने का। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे इसराइल का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, जिसके डर की वजह से सारे अतराफ के जो नेबरिंग अरब कंट्रीज है फलस्तीन के और इसराइल के, वो लोग खामोश है। और ये बैकअप प्लान जो इसराइल उठा कर रखा है, इसका नाम है सैमसन ऑप्शन। तो देखते हैं आखिर क्या है ये इसराइल का भयानक मास्टर प्लान, जिसके इस्तेमाल करने पे शायद इसके बारे में हदीस में भी बताया गया। और रिसेंटली इसको नेतन्याहू के ही एक साथ के मिनिस्टर ने जब कोट किया तो उसको फौरी रातों रात पार्टी से सस्पेंड किया गया। तो क्या चीज है इसराइल के बैकअप प्लान में जिसका नाम है सैमसन ऑप्शन, और कैसा इस सैमसन ऑप्शन के मास्टर प्लान में दो शहर नंबर 1 और नंबर 2 टारगेट इनके जो है यहाँ पर मक्का और मदीना। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। कई सारे मेरे वीडियोस को YouTube कंट्रोवर्शियल टैग करते हुए उनको टेक डाउन करता है, यानी तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिकमेंडेशन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे इस सेम वीडियो को ऑल्टरनेटली मेरे फेसबुक के पेज पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसपे मैं सारे अपडेट्स देता हूँ। दोनों के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और आज के इस ज़ायोनिस्ट कंट्रोल मीडिया के दौर में हक की आवाज़ उठाना बहुत ही मुश्किल है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सैमसन ऑप्शन, ये वर्ड बहुत कम बार इस्तेमाल किया गया है मीडिया में, और ये एक ऐसा नाम दिया गया है कुछ मिलिट्री एनालिस्ट और ऑथर्स की तरफ से इसराइल के भयानक स्ट्रैटेजी के बारे में, जहां पर उन्होंने बताया कि ये इसराइल का एक फाइनल मास्टर प्लान है कि जब अगर देखा गया कि वो पूरी तरह उसको कोई टेक ओवर करने के चांसेस है, मतलब इसराइल को पूरी तरह हटा देने की, वहाँ की गवर्नेंस को हटा देने का या उनकी ज़मीन को टेक ओवर करने का कोई चांस है, तो वो अपना पूरी तरह इसराइली न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे अतराफ के हर उनके सेलेक्टेड शहर को बर्बाद करने के लिए। और इन शहरों में से फेमस ऑथर हॉवर्ड वेस्ट ने कहा कि इसका पहला 2 सिटीज जो टारगेट किए जाएंगे न्यूक्लियर वेपन से इसराइल के, वो है मक्का और मदीना, जो है इस्लाम के होलीएस्ट 2 साइट्स। ये सैमसन ऑप्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखा जा सकता है कि सैमसन ये एक बाइबलिकल फिगर है, जो एक इजरायली जज था जिसका नाम था सैमसन, जिसने एक फलस्तीन के टेंपल में उसने पिलर्स को तोड़ दिया था, जिसमें उसको कैप्चर करने वाले फलस्तीनी सारे मर गए थे और साथ ही साथ उसने भी अपनी जान ले ली। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसका बहुत ही गहरा मतलब है इसराइली स्ट्रैटेजी में यूज करने का। मतलब कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर अगर देखा जा सक रहा है कि खुद मरेंगे अगर, तो ये खुद के साथ अतराफ के जितने भी इनके लोग हैं उन सबको भी ये मारकर रहेंगे। मतलब कि खुद तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। इसराइल क्या कहता है इस सैमसन ऑप्शन के थ्योरी को लेकर? बताया जाता है कि इसराइल ना तो कंफर्म करता है ना तो रिफ्यूज करता है कि उसके पास ऐसे किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स है और किस तरह से वो इनको इस्तेमाल करने वाला है जंग में। इसको कहते हैं न्यूक्लियर ओपेसिटी। मतलब कि यहाँ पर आप अपनी कंट्री के न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी ना तो बताना चाह रहे हैं, ना मोटिव्स आप इसके बताना चाह रहे हैं किसी और को। तो यहाँ पर बाहर के जितने भी दुश्मन हो या साथ के जो भी कंट्रीज है, उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से ये इसराइल इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेगा अगर वक्त बुरा आ जाए। तो इसके बारे में किसने कंफर्मेशन आज तक दी? देखा जा सकता है कि इसराइल के बहुत ही फेमस लीडर्स ने ऑलरेडी इनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बारे में इससे पहले भी कई सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने बहुत इनडायरेक्ट तरीके से दिए थे। उनमें से कुछ लोग है इफ्राइम कादजिर, मोशे दायान, शिमोन पेरेस, जो एक बहुत बड़ा फेमस फिगर रहा है इसराइली पॉलिटिक्स का और इसराइल को आगे बढ़ाने का उसके कंट्री वाइज फलस्तीनियों की जमीन छीनते हुए, और साथ ही साथ एहूद ओलमर्ट जो रहा है प्राइम मिनिस्टर इसराइल का 2006 में भी। इन्होंने अपने कई सारे स्टेटमेंट्स में बहुत इनडायरेक्ट और हिडन तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स और सैमसन ऑप्शन के बारे में इनडायरेक्ट पब्लिक को या हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज को इन्होंने वार्निंग दिया। जॉर्ज बुश का सेक्रेटरी जिसका नाम है रॉबर्ट गेट्स, उसने भी एक 2006 के कंफर्मेशन हियरिंग में एक स्टेटमेंट दिया था, जहां पर उसने बताया था कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो वो कभी भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ इस यूएसए का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा है जिमी कार्टर, उसने कहा कि इसराइल के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। देखा जा सकता है कि आज के दौर में किसी भी कंट्री के पास 1 से 2 न्यूक्लियर अगर वॉरहेड रहा या उनके पास अगर तैयारी होगी तो उसके ऊपर सैंक्शंस प्लेस कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छुपते हुए खामोशी इख्तियार करते हुए इसराइल के पास बताया जा रहा है कि 150 उस वक्त बताया गया, हो सकता है अभी तक और कितने बढ़ चुके होंगे, इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब कि
एक ही जो बॉम्ब है इनके पास वो 150 से ज्यादा है। ऑन अ लाइटर नोट अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी के दो किस्म के यूजेस होते हैं, एक है जिसकी वजह से बर्बादी होती है और एक है जिसकी वजह से हम सबका फायदा हो सकता है। और ऐसे ही एक फायदेमंद टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो है नायलॉन्स हाईटेक ऑल इन वन शेवर। ये है द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्पैक्ट शेवर, जो कि पहली बार इंडिया के खास पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इसमें 6600 आरपीएम की सुपर फास्ट मोटर का यूज किया गया है, जो लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स के इंजन मोटर को टक्कर दे सकता है। तभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग नायलॉन शेवर यूज करते हैं। ये शेवर में IPX X7 वाटरप्रूफ, जो सिर्फ हाई लेवल फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप कैश ऑन डिलीवरी के जरिए इसको खरीद सकते हैं और इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस पावरफुल शेवर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अभी तक देखा जा सकता है कि 1976 में CIA ने कहा था कि शायद इसराइल के पास 10 से 20 न्यूक्लियर वेपन्स है और 2002 में इसको तकरीबन 200 थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स तक नंबर बढ़ा दिया गया था। और केनेथ एस ब्राउनर, ये एक एनालिस्ट है, इसने कहा कि फिलहाल इसराइल के पास 400 से ज्यादा नंबर है इसका। और उसने कहा कि ये कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, जमीन, पानी या हवा से। और यहाँ पर 400 से वो ये बता रहा है कि अगर किसी कंट्री के ऊपर वार किया जाएगा न्यूक्लियर का इसराइल की तरफ से और वो कंट्री बर्बाद भी हो जाएगा, सपोज कि 50 से 70% वो बर्बाद हो जाएगा, तो इसराइल के पास इतनी कैपेसिटी है 400 से ज्यादा बॉम्ब्स रखने की वजह से कि वापस सेकंड स्ट्राइक फिर से उस कंट्री को करके 100% तबाह भी कर सकता है। अब देखते हैं कि इससे पहले क्या इसराइल ने इसके सैमसन ऑप्शन या न्यूक्लियर थ्रेट से क्या इसने कभी इस प्लान को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, या उसका एक तरीका क्या उन्होंने इस्तेमाल किया था अतराफ के कंट्रीज को डराने के लिए। बताया जाता है कि एक आर्टिकल है जिसका नाम है द लास्ट सीक्रेट ऑफ द 6 डे वॉर, कि 6 दिन का जो जंग है जहां पर इसराइल ने अतराफ के अरब कंट्रीज को हराकर टेक ओवर किया था, इसके ऊपर एक आर्टिकल दिया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में। और इसमें बताया गया था कि 1967 के 6 डे वॉर से कुछ दिन पहले इसराइल ने प्लान किया था कि वो हेलीकॉप्टर से कुछ पैराशूट के उनके सोल्जर्स को उतारेंगे, जिनको पैराट्रूपर्स कहते हैं, सिनाई, माउंट सिनाई के ऊपर। वहां पर एक पहाड़ है, उसके ऊपर ये उतारेंगे और वहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स को प्लेस करेंगे और उसके बाद एक धमाका करवाएंगे, ताकि वो अतराफ के अरब कंट्रीज को ये बताए कि ये सिर्फ एक सैंपल है इनके न्यूक्लियर पावर का, जिसकी वजह से शायद वो आसानी से टेक ओवर कर सके इस जंग में। लेकिन देखा जा सकता है कि बहुत जल्द ही इजरायली फोर्सेस ने इजिप्शियन एयर फोर्स को बहुत आसानी से हराया था और उन्होंने माउंट सिनाई को आसानी से टेक ओवर कर लिया था और जीत चुके थे। तो उस वक्त माउंट सिनाई इजिप्शियन फोर्सेस के हाथ में था जिस वक्त इन्होंने ऐसा प्लान आउट किया था, लेकिन इनको जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये रेगुलर आर्मी की जो फाइट थी उसी के थ्रू और अनएक्सपेक्टेडली इसराइल ने खुद भी क्लेम किया कि बहुत आसानी से उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी अतराफ के अरब कंट्रीज के फोर्सेस के ऊपर। रिटायर्ड इजरायली जनरल इत्साक याकov ने इस ऑपरेशन का नाम दिया था द इजरायली सैमसन ऑप्शन। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बल्कि इन सबको पता है कि ये एक ऐसा तरीका टैक्टिक है जिसका शायद ये कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करते हुए। दूसरी बार 1973 में जिस वक्त हुआ था योम किप्पुर की जंग, उस वक्त बताया जा रहा है कि अरब फोर्सेस काफी परेशान कर चुके थे इसराइली फोर्सेस को और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर ने ओपनली कह दिया था कि एक न्यूक्लियर जंग वो उनकी तरफ से शुरू करेंगे और उसने ऑर्डर किया था 13 एटॉमिक बॉम्ब्स को इस्तेमाल में लाने के लिए। बताया यह भी गया है कि इसराइल का एम्बेसडर ने उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन को वार्न किया था कि बहुत खतरनाक हालात होने वाले हैं और हम रुकेंगे नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करते हुए अतराफ के किसी भी कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को एयरलिफ्ट सप्लाईज करने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर भी कई सारे कमेंटेटर्स कहते हैं, कई सारे एनालिस्ट्स यही कहते हैं कि ये यहाँ पर भी सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया था इसराइल की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है कि वो जंग में किसी को हराने के लिए इस बैकअप प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी सिर्फ अल्फाजों से, और साथ ही साथ अगर उनको किसी को मनवाना भी है जोर जबरदस्ती करते हुए तो वो इस धमकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा योम किप्पुर की जंग में अमेरिका को धमकाने के लिए इसराइल ने किया सैमसन ऑप्शन के टैक्टिक को लेकर। अब रीसेंट गाजा के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है इसराइल का, उसको लेकर क्या सुनने में आया, सैमसन ऑप्शन से क्या रिलेशन इसका है। देखा जा सकता है कि रिसेंटली इसराइल का एक मिनिस्टर है जिसका नाम है
अमीहाई एलियाहू, इसने कहा ओपनली कि वक्त आ चुका है कि गाजा को न्यूक करना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर न्यूक्लियर एक बॉम्ब अब छोड़ देना चाहिए, वहां के सारे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। और उसने कहा कि ये गुस्से में नहीं कह रहा है, बल्कि इनके एक ऑप्शंस में से जिसको अब कैरी आउट करना चाहिए और वक्त आ चुका है। इसको देखकर कुछ कंट्रीज, अरब जो कंट्रीज अतराफ के, वो काफी हिल गए थे और स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया कि ये क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनके खुद के मिनिस्टर्स जो इसराइल के हैं, वो एक वक्त के बाद इस धमकी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन फौरी तुरंत इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने उस मिनिस्टर को उसके पोस्ट से इनडेफिनेटली हटा दिया, क्योंकि आर्टिकल जो विकिपीडिया में, उसमें एक पार्ट में ये बताया गया इस ऑप्शन के बारे में, अगर कोई ओपनली इनका मिनिस्टर बात करता है तो उसको फौरी बैन कर दिया जाता है हर प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये लोग खुलकर इस चीज को बोलते नहीं है, बल्कि अपने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में शायद पीछे से ये लोग बात इसके बारे में करते हैं और धमकी देते हैं एक दूसरे को, और पब्लिक के सामने एक सिंपैथी का कार्ड खेलने के लिए कभी इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर आते हैं कि क्या मुस्लिम कंट्रीज वाकई डिप्लोमेसी से खामोश है गाजा के इस हालत को देखते हुए, या वो भी सैमसन ऑप्शन की वजह से खामोशी इख्तियार करके रखे हैं, या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोग खामोश है। हॉवर्ड वेस्ट, जो एक बहुत ही मशहूर मिडल ईस्ट के ऊपर एनालिस्ट और ऑथर, उसने कोट किया कि इस्लामिक लीडर्स को बताया गया है कि सबसे पहला टारगेट जो हिट किया जाएगा सैमसन ऑप्शन में इसराइल की तरफ से, वो होगा मक्का, दूसरा टारगेट है मदीना, और तीसरा टारगेट रहेगा अस्वान डैम। अस्वान डैम नील का जो दरिया है, जो रिवर नाइल है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा हुआ इस डैम को बनाने के लिए, वो रहेगा थर्ड टारगेट। और हावर्ड वेस्ट ने कहा कि इससे काफी एक झटका पड़ेगा और वो कई सारे कंट्रीज के ऊपर इसके बाद अपने टारगेट्स स्टार्ट करेगा इसराइल बमबारी करना। और वो ऐसे वक्त करेगा इसराइल जिस वक्त उसको दिख रहा है कि उसके कंट्री को सारे घेर रहे हैं और उसके ऊपर वो अटैक करने वाले हैं और वो हारेगा अपनी कंट्री। अब यहाँ पर देखते हैं कि हदीस में क्या दिया गया है, जिसको कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स इस सैमसन ऑप्शन के इसराइल के बैकअप प्लान से रिलेट कर रहे हैं। फेमस एस्केडोलॉजिकल स्कॉलर जिसका नाम है शेख इमरान हुसैन, कई सारे लोग इनके व्यूज को मानते नहीं है, कुछ व्यूज इनके वाकई थोड़े अजीब से रहते हैं, लेकिन कुछ इनके पॉइंट्स है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली रिलेट कर सकते हैं कई सारे मिलिट्री टैक्टिक्स या ऑनगोइंग पॉलिटिकल जो आज के पीरियड में डेवलपमेंट्स है। फिर भी ये आपके अपने ऊपर है कि इनकी बात को मानना या नहीं मानना, लेकिन इन्होंने एक अपने लेक्चर में कहा था कि ये जो इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे, ये पूरी तरह इस्तेमाल करने वाला है जब जंग पूरा फाइनल होने वाला है, और ऐसी बमबारी हर जगह कर देगा सारी दुनिया में, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड हिल के रह जाएगा। उन्होंने एक हदीस को कोट किया जिसमें उन्होंने बताया मलहमा अल कुबरा, मतलब कि द फाइनल बिग वॉर, फाइनल आर्मागेडन जिसको कहते हैं। और उस हदीस में कोट करते हुए उन्होंने बताया कि कैसा वक्त आएगा जब आखिरी जंग होगी कि एक चिड़िया भी अगर वो हवा में से उड़ेगी तो वो नीचे मरते हुए गिरेगी। इतना भयानक उस वक्त जंग का हाल रहेगा। और उन्होंने कोट किया ये कहते हुए कि चिड़िया हवा में उड़ते हुए जब ही मर सकती है जब हवा में जहर भर गया हो। और यहाँ पर वो बता रहे कि उस वक्त न्यूक्लियर बॉम्बिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सारे आसमान में पूरा जहरीला हवा भर जाएगा, और साथ ही साथ इसकी वजह से पूरी दुनिया जो तबाही में मच चुकी होगी। वहां पर उन्होंने इस हदीस को इसराइली न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी से रिलेट किया। तो यहाँ पर सैमसन ऑप्शन को उन्होंने यहाँ पर रिलेट करते हुए बताया। तो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि इसराइली जो ज़ायनिस्ट है वो एक चीज तो प्लान आउट करके रह चुके हैं कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं उनके अवेटेड मैसेज, जिसको इस्लाम में दज्जाल और क्रिश्चियनिटी में एंटीक्राइस्ट कहते हैं, उसकी वेलकमिंग के लिए ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इनके अगर प्लान में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो ये खुद भी मरने के लिए तैयार है, और साथ ही साथ इनको जो भी रोक रहा है उसको भी ये पूरी तरह से मार देने के लिए ये तैयार है, बिना किसी कॉन्सिक्वेंस का सोचते हुए, अपने इस सैमसन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए। जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बिब्लिकल फिगर सैमसन की स्टोरी में भी ऐसे दिया गया कि वो इसराइली जज खुद को मार दिया ताकि वो मरे और उसके साथ के अतराफ के जो फलस्तीनी कैप्चरर्स थे उसके, वो सब भी मर जाए। तो आपका क्या राय इस चीज़ के ऊपर लेकर? क्या वाकई आज जो इस्लामिक कंट्रीज, जो मुस्लिम कंट्रीज है अतराफ के, क्या वो वाकई इसराइल से इस सैमसन ऑप्शन की वजह से डरे हुए, या अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो खामोशी इख्तियार करे हुए, या कुछ और टैक्टिक हो सकता है, डिप्लोमेटिक टैक्टिक हो सकता है, जिसकी वजह से वो खामोश बैठकर इसराइल को गाजा फलस्तीन के ऊपर अत्याचार करते हुए देख रहे हैं आज के दौर में? आप अपने हिसाब से अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डाउनलोड करके इसे शेयर कीजिए। और जैसे ही मैंने आपको कुछ देर पहले टेक्नोलॉजी के नुकसान और फायदे के बारे में बताया था, वैसे ही मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड
करता हूँ नायलॉन का टेक स्मार्ट शेवर के बारे में। और इस शेवर को आप कभी भी और कहीं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सबके लिए खास बात यही है कि ये शेवर आपको इजिली कैश ऑन डिलीवरी पे भी मिलता है और सभी यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और भीम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिना रुके अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक्स में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जब तक इंशाल्लाह मिलता हूं मैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।